गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात कर रहे हैं कुछ एमसीक्यूज के बारे में। स्पेशली जो एमसीक्यूज आपके हैं इसमें ये सेकेंड यूनिट, फोर्थ यूनिट और एक आध कुछ एक्स्ट्रा यूनिट को आपको कवर करेगा। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है जेंडर से रिलेटेड है। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा, आपका यूनिट फोर्थ से क्वेश्चन है। वाइल पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन क्लास, तनुज टेल्स हिज फ्रेंड that he will participate in the javelin throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girls cannot throw javelin. This depicts तो बाइलिंगुअल सेशन रहेगा। कक्षा में खेल प्रतियोगिता का हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से ऐसा कहता है कि भाला फेंकने में वो हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक पाती। ठीक है, या नहीं फेंक सकती। तो ये किसे प्रदर्शित करता है? जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी या स्टीरियोटाइपिंग। तो देखिए, ये जो है किसी तरीके की जेंडर संबद्धता नहीं है, ना समानता है। रूढ़िवादिता को क्या देता है? ये एक तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या ये है। बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है। वो रूढ़िवादिता है। रूढ़िवादिता कहने का मतलब है वो सोच जो हमें क्या करती है, सोचने पे बाध्य कर देती कि ऐसा ही होगा। पुराने ज़माने से जो चीज़ें चलती आ रही, जो प्री कंसीव्ड नोशन है, जो हम सोचते आते हैं अपने मन से, जो बना लेते हैं इंसान, वो होता है। साथ ही साथ एक होता था आपका जेंडर बायसनेस, मतलब एक जेंडर पक्षपात, किसी एक ही जेंडर की तरफ ज़्यादा झुकाव होना, इसे जेंडर पक्षपात कहते हैं। साथ ही साथ तीसरा आपका होता है जेंडर पैरिटी, यानी कि आप क्या करते हैं, पैरिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है, या जेंडर इक्वलिटी, यहाँ पे आप क्या करते हैं, जेंडर में कोई पक्षपात नहीं होता है। ठीक है, ये तीन वर्ड्स हम याद रखेंगे, जेंडर इक्वलिटी और जेंडर पैरिटी लगभग एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स teaching in ways that do not exclude. Inclusive teaching means adopting pedagogies that support needs of all learners. An inclusive classroom accommodates difference in language styles and promote collaboration. An inclusive classroom centers around fixed curricula and standard assessment. तो समावेशी शिक्षा का अर्थ आप खुद सोचिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ आपके अकॉर्डिंग क्या है, जिसमें सभी चीज़ों को एक साथ लेके हम चलेंगे। तो ये खाली ऐसे तरीके जो शिक्षण को बहिष्कृत करे, भाई ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई। और समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। हाँ भाई, ये सही लग रहा है। थर्ड है कि भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है, भाई ऐसा तो कुछ भी बात नहीं करता है। और फोर्थ है निश्चित पाठ्यक्रम और मानक होने के। निश्चित पाठ्यक्रम के बारे में तो हमें जिंदगी में बात ही नहीं करनी है। पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए और उसमें थोड़े बहुत डायनेमिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? जो सभी बच्चों की जो पेडागोगीज हैं उनको एक्सेप्ट करे वो। ठीक है, मतलब सभी बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान दे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन परसिस्टेंट एफर्ट एंड इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस? तो इस क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे, ये जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका प्रश्न बना है ना, ये आपका प्रश्न बना है अभिप्रेरणा से, मोटिवेशन से। तो मोटिवेशन आपका सेकंड यूनिट में दिया है हमारे एलटी के सिलेबस में। एक और चीज इसके साथ साथ मैं बता दूं, ये मोटिवेशन की एट्रीब्यूशन थ्योरी इससे पहले आपको पढ़नी होगी, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिएगा, जो आरोपण सिद्धांत होता है या फिर आप कह सकते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी है, वो क्या होती है? ठीक है, एट्रीब्यूशन थ्योरी जो आपकी होती है, ये इसके अंतर्गत ना आप तीन चीज़ों के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। एक जो मतलब आपका जो मोटिवेशन है, जो भी प्रेरणा है, ये बर्नार्ड वीनर ने दरअसल दिया था। उन्होंने कहा था कि यार मोटिवेशन जो है तीन तरीके का है। एक तो है सबसे पहला इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक वर्सेस बाह्य। ठीक है, सबसे पहला क्या है? इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, या तो अभिप्रेरणा जो होगी आंतरिक होगी या बाह्य होगी। दूसरा है स्टेबिलिटी वर्सेस अनस्टेबिलिटी, यानी कि स्थायित्व वर्सेस अस्थायित्व। ठीक है, और तीसरा है कोलेबरेटिव वर्सेस आपका हो जाएगा अनकंट्रोलेबल। कोलेबरेटिव मतलब आप सहयोगी, जिसमें सहयोग कर रहे हैं। अनकंट्रोलेबल मतलब असंतुलित भी आप इसे कह सकते हैं एक तरीके से। इतने तरीकों की बात बताई। तो उन्होंने कहा एक चीज होती है एबिलिटी और एक चीज होता है लक। मतलब एक होती है क्षमता और एक होता है लक, जिस पे हम बिलीव करते आते हैं कि यार इसका लक था इसलिए इसका एग्जाम में सिलेक्शन हो, ऐसी बातें हम जो करते हैं। तो एबिलिटी और लक में क्या अंतर है? एबिलिटी जो होती है, यानी कि क्षमता जो है, वो कहाँ से आती है? वो इंटरनल होती है, वो आप में स्थायित्व लाती है, कंट्रोलेबल होती है वो। ठीक है, और जो लक है वो एक्सटर्नल होता है, अनस्टेबल होता है और अनकंट्रोलेबल होता है।
तो आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा चीज़ें क्लियर हुई हों। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमसे कह रहा है कि बता सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता और सफलता दोनों के लिए बाह्य आरोपण। तो ध्यान दीजिएगा, आंतरिक आरोपण की अगर मैं बात करूं, आंतरिक आरोपण के अंदर आपका आता है काम करने, मतलब उसमें क्या होता है, इंसान काम करता है, स्थायित्व आता है, योग्यता आती है। आंतरिक अभिप्रेरणा आपसे बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है। जबकि जो आपकी बाह्य अभिप्रेरणा है वो किस तरीके से होती है, इन्होंने जो बताया है बर्नार्ड विनर ने, वो बताया है कि अनस्टेबल होती है, अनकंट्रोलेबल होती है, अस्थाई होती है एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताएंगी, तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी अभिप्रेरणा अच्छी है। तो एक इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर, ठीक है। कि इंटरनल, क्योंकि देखिए अगर आप मेहनत निरंतर प्रयासरत रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको पता है आपको सक्सेस मिलनी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल लक के सहारे बैठे हैं कि नहीं भगवान सब कर देंगे, तो देखिए हो सकता है भगवान भी आपके सहारे बैठे हों, फिर भगवान कहेंगे ले बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं है, मेहनत करेंगे तो ही प्राप्त होगा ना। तो इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा इंटेलिजेंस से है, यानी कि बुद्धि से। बुद्धि हमारे सिलेबस में डाला गया है, चैप्टर 2 आपका पर्सनैलिटी भी इसके अंदर है और बुद्धि भी इसी के अंदर है, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज बुद्धि के बारे में, ठीक है। बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, इसकी अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं। सबसे पहले इसमें आई थी यूनिफैक्टर थ्योरी, है ना, जिन्होंने एक फैक्टर के बारे में बात बता करी थी, बिनेट ने बात करी थी। फिर आपकी 2 फैक्टर थ्योरी आई जिसमें स्पीयरमैन ने बात करी थी, है ना, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। त्रिकारक सिद्धांत के बारे में भी बात ये करते हैं स्पीयरमैन। साथ ही साथ ट्रायर्किक थ्योरी जो थी वो दी आपकी स्टर्नबर्ग ने। और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी जो आपकी दी है वो दी आपकी थॉर्नडाइक ने। और एक और चीज़ आपका जो क्या बोलते हैं, हार्वर्ड गार्डनर जो थी, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी, यानी कि बहुबुद्धिता का सिद्धांत, ठीक है। उन्होंने 8, कई कई किताबें 8 बताती हैं, कोई किताबें 9 भी बताती हैं, उतनी प्रकार की बुद्धि बताई। एक फिर थर्स्टन ने भी आपकी दी है, जिन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है, 7 उन्होंने बताई हैं। इस तरीके से अलग अलग जगह पे आपको थ्योरीज के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ टर्मन ने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन दिया था, ठीक है। और तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पेपर के नज़रिए से याद रखनी है। थोड़ा सा बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने कहा क्या था। तो हार्वर्ड गार्डनर ने आपकी 8 प्रकार की बुद्धियों को लगभग बताया है। मतलब हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग में अगर बताना आपको शुरू करूँ, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं एक तो भाई, एक बुद्धि होती है म्यूजिकल, मतलब संगीतज्ञ वाली बुद्धि होती है। एक होती है लॉजिकल या मैथमेटिकल कह सकते हैं आप इसे, जिसमें मतलब मैथ गणितीय क्षमता बहुत अच्छी होती है। एक होती है आपकी इंटरपर्सनल। इंटर जब मैं कह दूंगी ना, मतलब 2 जनों की आपस में बात हो रही है, तो 2 जनों ऐसे लोग होते हैं जब तो दूसरों की बातें समझने में बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। एक होता है इंट्रापर्सनल, ठीक है। एक होते हैं इंटर, जो कि 2 लोगों के बीच की बातें अच्छे से समझ सकते हैं। एक होता है इंट्रा, जो कि खुद की मतलब खुद में ही रहते हैं, अपने अंदर की चीज़ों को ज़्यादा झांक के अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फिर एक होते हैं आपकी स्पेटियल बुद्धि है, मूर्तिकार वगैरह होते हैं, इस तरीके के लोगों को मतलब एक तरीके से मूर्ति वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें करनी बहुत अच्छे से आती हैं। एक होती है प्राकृतिक नेचुरलिस्टिक बुद्धि, ठीक है। ये इनको प्राकृतिक में बड़ा इंटरेस्ट होता है। एक होती है बॉडीली काइनेस्थेटिक, ये क्या होते हैं ना, बॉडी के तरीके से बड़े फिट होंगे, ये सारी चीज़ें। एक होती है लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का मतलब यहाँ पे है लैंग्वेज से, भाषाई बुद्धि, ठीक है। इसमें और इसमें कंफ्यूज मत जाएगा, ये लॉजिकल थी, मैथमेटिकल से रिलेटेड थी, ये लिंग्विस्टिक है, भाषाई। तो इतनी प्रकार की बुद्धियों के बारे में इन्होंने बताया। इवन किसी किसी किताब में आपको एग्जिस्टेंशियल बुद्धि के बारे में भी बताया है, अस्तित्व वाले बातें, ठीक है। तो याद रखिएगा, म्यूजिकल मतलब संगीतज्ञ, इनमें गाने वादन वादन आप कह सकते हैं, गाने की बजाने की सारी क्षमताएं अच्छी होंगी। ये आपके जिनकी मैथ्स अच्छी होगी। यह इंटरपर्सनल, जो 2 जनों के आपस में मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर पाएंगे। ये है साइकोलॉजिकल लोग, जो कि क्या करते हैं, साइकोलॉजिकली समझ लेते हैं कि अच्छा हाँ इसके मन में क्या चल रहा है, ये वो। और इंट्रापर्सनल की बात करें तो ये है दार्शनिक लोग, क्या है, मन के अंदर बहुत रहते हैं, इंटेलेक्चुअल के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, अपने अंदर के आत्म को पहचानते हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे विवेकानंद इसके अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। आपके रविंद्रनाथ टैगोर नेचुरलिस्टिक थे, कहीं ना कहीं वो नेचुरलिस्टिक के अंदर आ जाएंगे, है ना। या फिलोसोफर तो थे, तो फिलोसोफर सारे इसके अंदर आ जाएंगे। स्पेटियल का मतलब है जो मूर्तिकार वगैरह होते हैं, या जो बड़ी खूबसूरती से अपने हाथों से किसी भी चीज़ में रंग भर दें, इस तरीके से, ठीक है। और नेचुरल मतलब प्रकृति से, प्रकृतिवादी टाइप के, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ढूंढ लेते हैं ये। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब जिनकी बॉडी बड़ी एकदम फिट होगी, इस तरीके की मतलब गतिक कौशल में बड़े अच्छे होंगे। लिंग्विस्टिक भाषाई मतलब भाषाई कौशल इनका बड़ा अच्छा होगा, वकील हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, वक्ता वगैरह ये सब, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया एकदम।
अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब खुद अंदर की चीज जानने में जो इंसान बड़ा अच्छा हो। कौन याद रखेंगे सीधे, क्या याद आना चाहिए हमें यहाँ से, फिलोसोफर्स, दार्शनिक लोग। तो अंतर्वैयक्तिक, दूसरों को समझने, अरे दूसरों को समझने की तो कोई बात ही नहीं होती यहाँ, तो अपने अंदर आत्म में जाने की बात है, तो गलत हो गया। तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी। अब देखिए गणित वाला कोई ताथा थैया करके डांस थोड़ी ना करेगा, तो देखिए मतलब वैसे आप एदरवाइज में मत लीजिएगा, कई लोगों को इंटरेस्ट होता है वैसे, लेकिन मतलब एक मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, तो ये ऐसा नहीं है। संगीतमय, प्रदर्शन या रचना करने की, तो संगीतमय लोग जो होते हैं, हाँ प्रदर्शन भी कर सकते हैं डांसिंग वगैरह से, और रचना भी, नए नए गाने लिख सकते हैं, गा सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सही है कहीं हद तक। और फिर है स्थानिक, प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने की कौशल। तो प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने की कौशल तो नेचुरलिस्टिक लोगों के पास ज़्यादा होते हैं, वो ये तो भर देते हैं किसी भी जगह पे ऐसा, ठीक है। तो इसका आंसर आप भी मुझे बताइएगा, क्या संगीतमय होगा या स्थानिक होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। तो लर्निंग थ्योरीज हमारे इसमें डाली गई हैं, 3 लर्निंग थ्योरीज हमारे इसमें डाली गई हैं। एक तो आपकी मेरे ख्याल से थॉर्नडाइक की डाली है, साथ ही साथ आपकी डाली गई है पेवलेव की और पियाजे की और स्किनर की। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या करा था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था। थॉर्नडाइक की थ्योरी को संबंधवाद कह सकते हैं आप, या कनेक्शनिज्म भी इनकी थ्योरी को कहीं ना कहीं कहा जाता है। एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया थ्योरी भी इनकी थ्योरी को कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ बात करें अगर स्किनर की, तो स्किनर ने चूहे तथा कबूतर पे एक्सपेरिमेंट किया था। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है। पुनर्बलन के बारे में बात करते हैं, इनकी थ्योरी को आरएस थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी इनकी थ्योरी को कहा जाता है। साथ ही साथ ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी इनकी थ्योरी को कहा जाता है। बात करते हैं प्याजे की, तो प्याजे ने बहुत सारे तरीके के बारे में बात करी। प्याजे ने बात करी एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, आत्मसातीकरण के बारे में बात करते हैं। प्याजे स्कीमा के बारे में बात करते हैं, मचान जिसे आप कहते हैं, कि मतलब एक छोटी सी हेल्प क्या अगर कर देंगे तो बच्चा उस लेवल से ऊपर उठ जाएगा, और वो इस तरीके की बातें करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास पेवलेव हैं, पेवलेव जिन्होंने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था, और साथ बताइएगा क्या इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था क्या। और साथ ही साथ इनकी जो थ्योरी है, ये ऐसी थ्योरी है, इसमें क्या है कि न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस के लिए भी रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स, विलुप्तीकरण और जनरलाइजेशन, ये सारे टर्म्स भी, सामान्यीकरण, ये सारे टर्म्स भी इन्होंने दिए थे अपनी थ्योरी के अंतर्गत, ठीक है। साथ ही साथ थॉर्नडाइक ने आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में थॉर्नडाइक के नियम भी हैं, 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम, है ना। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत कह लीजिए, प्रभाव का नियम कह लीजिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं। और 5 इनके क्या हैं, सेकेंडरी लॉज भी हैं, वो भी याद रखिएगा, कि एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो दिया है, पार्शियल एक्टिविटी जो दिया है, मल्टीपल रिस्पॉन्स देता है, जनरलाइजेशन का लॉ है, ठीक है, एनालॉगी का लॉ है, ये सारी चीज़ें हम याद रखेंगे। तो लर्निंग से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्योंकि लर्निंग थ्योरीज हमारे सिलेबस में है, कहीं ना कहीं लर्निंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर हमारे लिए लर्निंग दिया है अलग से टॉपिक भी, ठीक है, लर्निंग कॉन्सेप्ट करके यूनिट 2 में। तो लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। अधिगम जो होती है शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। लर्निंग इम्प्लाइज रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर कंसेप्चुअल स्कीमास। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, ये भी ठीक लग रहा है। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, संशोधित की जा सकती है। लर्निंग इज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। भाई सारी बातें ठीक है, लेकिन लास्ट वाला तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अधिगम जो है, सीखना सीखना तो जीवन पर्यंत एक तरीके से क्रिया है, आप जीवन भर सीखते रहते हैं। तो ये प्रोडक्ट कब से होने लगे, एक उत्पाद कब से हो गया? ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है जिसमें इंसान जीवन पर्यंत सीखते रहता है। ये एक उत्पाद नहीं। उत्पाद का मतलब ऐसा हो जाता है, 2 चीजें जुड़ती, एक कहानी मतलब फाइनल रिजल्ट आता और खत्म हो जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय। अब चूंकि हमारे जो पहली यूनिट है उसमें जॉन डीवी दिए गए हैं, दार्शनिकों के बारे में काफ़ी कुछ दिया गया है, तो और उनकी जो मेथड थी वो कहीं ना कहीं प्रेगमेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद को क्या करते थे, बढ़ावा देते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे सिलेबस के अंतर्गत आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? सबसे पहली बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है कहीं ना कहीं जॉन डीवी भी इसे यूज़ करते थे, है ना। और प्रोजेक्ट मेथड जो दी गई थी किलपैट्रिक द्वारा, जो जॉन डीवी के ही स्टूडेंट थे उनके द्वारा दी गई थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का जो अगर प्रवर्तक अगर ये यूज़ करता अगर माना जाएगा तो जॉन डीवी को ही क्या करा जाएगा, माना जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाती है, मतलब बढ़ावा देता है, फंक्शनल फिक्सनेस को, पैसिव इमिटेशन को, या रेस्पॉन्स सेट को। तो ध्यान दीजिएगा, अपसारी चिंतन जो होता है, अपसारी चिंतन मतलब आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा, आपके पास उसके सबके क्या पास क्या हो सकते हैं, अलग अलग आंसर हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि बताइए यूनिट 2 में कितने टॉपिक हैं, तो आप लोग बता देंगे, जितने भी होंगे फिक्स टॉपिक होंगे आप लोग बता देंगे। तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गई, मैंने आप लोगों की सोच को एक जगह पे लाके ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आपको क्या लगता है पेडागोजी में क्या क्या पढ़ना है, तो ये अब ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अभी जो है जिस हिसाब से आप लोग देख रहे होंगे, एक टॉपिक के अंदर ही कितने सब टॉपिक बन जा रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ये क्या है, मतलब क्या है, जिसका आंसर ना हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन एक तरीके से, ठीक है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आते हैं। दूसरा है फंक्शनल फिक्सनेस। फिक्सनेस मतलब स्थिरता हो जिनमें, तो क्या देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्थिरता होगी क्या? स्थिरता तो नहीं हो सकती है। तीसरा है निष्क्रिय अनुसरण, मतलब कि कोई सामने वाला बोल रहा है, आप उसको इमिटेट कर रहे हैं, या कुछ भी कोई इंसान को आप इमिटेट कर रहे हैं खाली एक तरीके से, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। रिस्पॉन्स सेट, खाली प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स सेट का मतलब है प्रतिक्रिया सेट। तो क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी या प्रतिक्रिया सेट होगा? देखिए चूंकि आपका जो फिक्सनेस है ये नहीं हो सकता, निष्क्रिय अनुकरण नहीं हो सकता है, तो या तो डाइवर्जेंट थिंकिंग आंसर होगा या प्रतिक्रिया सेट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से डाइवर्जेंट थिंकिंग से फॉस्टर्ड होगा। ठीक है, अब सारी चिंतन समस्या समाधान को क्या देगा, बढ़ावा देगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है इंक्लूसिव एजुकेशन से। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप डिमांड्स, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए हमें विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, या समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। तो देखिए हम कभी भी स्टीरियोटाइप्स तो हमें बढ़ावा देना ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, हमें कोई रूढ़िवादिता को नहीं बढ़ाना है और बच्चे को आइसोलेट भी नहीं करना है। और अगर आप ग्रुपिंग करेंगे, सेम एबिलिटी की ग्रुपिंग करेंगे, तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, इसमें भी तो बच्चों को अलग थलग कर दे रहे हैं। तो अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन का हमें क्या करना है, जो विविधता है बच्चों की ट्रेडिशन में, उसके प्रति थोड़ा सा हमें अवेयरनेस फैलानी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया, इनमें से कौन एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है डिसलेक्सिया की, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक पठन वैकल्प की एक विशिष्ट विशेषता है? डिफिकल्टी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ध्वनियात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, डिफिकल्टी इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन, या डिफिकल्टी इन स्पेशल आपका स्पेटियल अवेयरनेस, यानी कि स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, ध्यान दीजिएगा, रीडिंग से रिलेटेड पहले तो आपका डिसलेक्सिया है, फिर कहीं पे अगर रीडिंग और राइटिंग आ जाता है तभी भी हम डिसलेक्सिया यूज़ करते हैं। तो देखिए क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़रूरी नहीं है ना क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चे को प्रॉब्लम ही हो। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ये तो अफेजिया वगैरह भाषाई विकार उसमें आता था। अब आपका है डिफिकल्टी इन स्पेशल अवेयरनेस और साथ में है डिफिकल्टी इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन। तो देखिए जो बच्चा लिख नहीं पाता है सही से, है ना, जो बच्चा लिख नहीं पाता है, अब कई बार हमने ऐसा भी देखा है लिखने और बोलने में भी ऐसे बच्चे को समस्या, मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ क्या होती है, बच्चे को दो चीज़ों में मेंटेन करने में समस्या होती है ना, रीडिंग और राइटिंग दोनों में समस्या होती है। तो आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि डिफिकल्टी इन स्पेशल अवेयरनेस होना चाहिए इसका आंसर, या फिजिकल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? ठीक है, तो लिखना और जो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, तो उसकी कहीं ना कहीं फिजिकल कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये मुझे लगता है होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इम्पेयरमेंट इज अ डेथ कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज डेथ कंडीशन। इम्पेयरमेंट यानी कि बाधिता जो है एक तरीके की क्या है, कैसी स्थिति है, जैविक है या कार्यात्मक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, क्या है? तो बाधिता जो है एक तरीके की बायोलॉजिकल है, जबकि डिसेबिलिटी क्या है, फंक्शनल है। डिसेबिलिटी में क्या होता है, फंक्शन करने में बच्चे को क्या आ रही होती है, प्रॉब्लम आ रही होती है। चाहे वो लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो ग्राफिया हो जाएगा, कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा, पढ़ने से है तो आप ये देख ही रहे हैं, पढ़ने से रिलेटेड आपका जो है किस में आ जाता है, डिसलेक्सिया में आ जाता है। ठीक है, और मोटर संबंधी डिस्प्रेक्सिया में आ जाता है, इस तरीके से। बढ़ते हैं आगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, इनमें से कौन जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? मोटिवेशन डेट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, मोटिवेशन जो होती है एक तरीके से बाहरी पुरस्कारों से आती है। अभिप्रेरणा जो है कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन से आती है। और लास्ट है फियर ऑफ पनिशमेंट। तो देखिए मोटिवेशन कभी भी दंड वगैरह से तो आ नहीं सकती है, और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से भी नहीं आती है। अभिप्रेरणा जो है खाली बाहरी पुरस्कारों से आती है, तो वो तो एक्सट्रिंसिक हो जाता है ना। यहाँ तो इंट्रिंसिक पूछा है, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा पूछी है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, जब आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें आपको आनंद भी आ रहा है जो आप कार्य कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट आप हर किसी का अपना अपना एक पैशन होता है,
जैसे किसी को ड्राइंग करना बड़ा पसंद होता है तो उसको इंट्रिंसिकली बड़ा मोटिवेट कर देती है। किसी को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम बड़े बड़े इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं तो हमें उनसे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं कई बार, फिर हमारे अंदर भी आती है वो चीज़। तो ये अंदर से जो आए आपके, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। खाली बाहर से जो आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, वो बाहर ही है अभिप्रेरणा, ठीक है। फिर वो आती है, एक दिन आती है और दूसरे दिन खत्म भी हो जाती है ना। तो अंदर वाली क्या है, जैसे कि अभी आप एनटी के लिए लगातार पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर जुनून चल रहा है कि नहीं मुझे बनना ही है, इसलिए। तो ये क्या हो जाएगी, अभिप्रेरणा जो कार्य की व्यक्तिगत आनंद से आती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन जितने भी थे उसके साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कैटर की है इसमें, वो नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। थैंक यू।